हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल सिलेक्शन। डार्विन ने सेक्सुअल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसमें बहुत कम लिखा था। देन उसके बाद में उनको समझ में आया कि सेक्सुअल सिलेक्शन तो एक बहुत बड़ी प्रोसेस है नेचर की, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके फ्यूचर के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली सेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं। किस तरीके से एक स्पीसीज का एक सेक्स यानी मेल या फीमेल अपने अपोजिट सेक्स का सिलेक्शन करता है मैटिंग पर्पज के लिए। मैटिंग सही पार्टनर के साथ में यदि होगी तो हेल्दी प्रोजेनीज प्रोड्यूस होंगे, और हेल्दी प्रोजेनीज होंगे तो पॉपुलेशन की फिटनेस बढ़ेगी, स्पीसीज की फिटनेस बढ़ेगी, और नेचर में वो स्पीसीज लंबे समय तक सरवाइव करेगी। सो ओवरऑल अगर कोई भी स्पीसीज में सेक्सुअल सिलेक्शन पाया जाता है तो उस स्पीसीज के एक सेक्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स इवोल्व हो जाते हैं जो कैरेक्टर्स हो सकता है उसके सर्वाइवल के लिए अच्छे ना हो, लेकिन उसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जब कभी भी रिप्रोडक्टिव सक्सेस ज्यादा प्रॉफिट देती है, बेनिफिट देती है, तो सर्वाइवल की ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आज के सेशन में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, सेक्सुअल सिलेक्शन। सबसे पहले हम नेचुरल सिलेक्शन और सेक्सुअल सिलेक्शन का एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, ताकि हमको यह समझ में आ जाए कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि जब तक सेक्सुअल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन दोनों में आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा, तब तक आपको टॉपिक शायद समझ में ना आए कि हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, एक पर्पज क्या है सेक्सुअल सिलेक्शन पढ़ने का। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है और नेचुरल सिलेक्शन किस बात पे फोकस करता है। तो हम कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन एक्चुअली अडेप्टेशंस के लिए होता है। गिवन कंडीशन के अंदर जिस ऑर्गेनिज्म के पास पहले से अडेप्टेशन होती है वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, और जो सरवाइव करता है वो रिप्रोड्यूस करता है। तो यहां नेचुरल सिलेक्शन के अंदर बात होती है अडेप्टेशन की। यहां मैटर नहीं करता कि मेल के पास अडेप्टेशन है या फीमेल के पास अडेप्टेशन है। यहां पर जिसके पास अडेप्टेशन है उसका सिलेक्शन होगा, उसे सरवाइव करने का मौका मिलेगा। चाहे पॉपुलेशन के अंदर जितने भी मेल्स हैं, सभी मेल्स के पास अडेप्टेशन है तो सभी का सिलेक्शन होगा। लेकिन सेक्सुअल सिलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर एक बेटर हेल्दी पार्टनर का सिलेक्शन होता है, तो सभी मेल्स में से कुछ मेल्स का ही सिलेक्शन हो पाता है। कभी कभी तो सिर्फ एक मेल का सिलेक्शन हो पाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन अडेप्टेशन पे फोकस करता है, वहीं सेक्सुअल सिलेक्शन मैटिंग सक्सेस ऑफ इंडिविजुअल को बढ़ाता है। सेक्सुअल सिलेक्शन हेल्दी पार्टनर के साथ मैटिंग को लेकर सिलेक्शन होता है, इससे इंडिविजुअल की मैटिंग सक्सेस है वो बढ़ जाती है। एक इंडिविजुअल को यदि ज्यादा पार्टनर के साथ रिप्रोडक्शन करने का, मैटिंग करने का मौका मिलेगा, तो उस इंडिविजुअल के जीन्स ज्यादा पार्टनर्स के बच्चों में पहुंचेंगे, यानी पॉपुलेशन में उसके जीन ज्यादा पहुंचेंगे। तो मैटिंग सक्सेस बढ़ना जरूरी है इन केस ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। दूसरा, नेचुरल सिलेक्शन इस बात पे स्ट्रेस देता है कि कौन सरवाइव करेगा। जो सरवाइव करेगा वो इवेंचुअली रिप्रोड्यूस करेगा। इवेंचुअली रिप्रोड्यूस का मतलब होता है जब तक नेचर में नेचुरल सिलेक्शन नहीं लग रहा होता है तो सारे मेंबर एक जैसे दिखते हैं। जैसे इमेजिन करिए कि एक मॉस्किटो पॉपुलेशन है, उसमें डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो भी है और डीडीटी सेंसिटिव मॉस्किटो भी है। जब तक डीडीटी का स्प्रे नहीं किया जाता तब तक दोनों टाइप के मॉस्किटो सेम सेम से दिखते हैं।
लेकिन जब डीडीटी का स्प्रे किया जाता है तो इवेंचुअली कुछ सरवाइव कर जाते हैं, और जो सरवाइव करते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इसे कहा है इवेंचुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन ज्यादा मैटर करता है, सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। अब ये टर्म जो है ना, ये टर्म बहुत सिंपल सा लगता है, सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन, लेकिन इस टर्म का मीनिंग बहुत डीप है। जैसे मान लीजिए कि एक मेल है जो फादर का रोल प्ले कर रहा है, और एक फीमेल है जो मदर का रोल प्ले कर रही है, फादर एंड मदर। अब सपोज करिए कि इन्होंने टोटल 5 प्रोजेनीज प्रोड्यूस किए, 5 प्रोजेनीज। अब यदि इन 5 प्रोजेनीज में से 4 प्रोजेनीज की डेथ हो जाती है और ये एक अकेला सरवाइव करता है, और सरवाइव करने के साथ साथ ये अकेला रिप्रोड्यूस करता है, तो यहां पर इन दोनों फादर एंड मदर का रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि 5 में से 4 बच्चे तो इनके सरवाइव ही नहीं कर रहे हैं। अब एक दूसरा सिनेरियो समझिए, यदि कोई एक फादर और कोई मदर है, और इन्होंने मिलके 5 बच्चे प्रोड्यूस किए, और ये पांचों के पांचों सरवाइव कर रहे हैं एंड रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनका रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है कि हर बच्चा सरवाइव करता है और हर बच्चा भी खुद फ्यूचर में रिप्रोड्यूस करता है। तो ये वाला रिप्रोडक्शन इनका ज्यादा अच्छा, ज्यादा सही माना जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव सक्सेस कहां पर ज्यादा है? सेकंड केस के अंदर, जहां पर एक मेल एंड एक फीमेल के सारे बच्चे, सारे प्रोजेनी सरवाइव करते हैं। सो रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल होने के लिए या सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन के लिए प्रोजेनीज का सरवाइव करना और रिप्रोडक्शन करना मैटर करता है। सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स ने 10 बच्चे पैदा कर दिए, ये सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन नहीं माना जाता है। उनमें से कितने सरवाइव करते हैं अपनी खुद की रिप्रोडक्टिव एज तक, वो मैटर करता है। जब कभी भी बात सेक्सुअल सिलेक्शन की आती है, तो जैसा मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि सेक्सुअल सिलेक्शन के अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल की सर्वाइवल को कम करते हैं, लेकिन उसकी मैटिंग सक्सेस को बढ़ाते हैं। तो नेचर ऐसे ट्रेट्स को फेवर करती है, चाहे भले ही वो ट्रेट्स इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए खतरनाक हो। Sexual selection can cause the evolution of traits that decrease survival if the reproductive advantage they produce compensate for the cost। यानी जान चली जाए पर रिप्रोडक्शन करने का मौका मिल जाए, तो नेचर ऐसी चीजों को सरवाइव कर फेवर करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। एक पिकॉक है और इस पिकॉक के टेल्स बहुत लंबे हैं, बहुत लंबी टेल है इसकी। अब ये जो लंबी टेल है, ये लंबी टेल पिकॉक के रिप्रोडक्टिव सक्सेस में मदद करती है, उसके मैटिंग सक्सेस में मदद करती है। फीमेल्स ऐसे मेल को ही सेलेक्ट करती हैं अपने साथ मैटिंग करने के लिए जिनकी टेल्स लंबी होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेल वाला करेक्टर है, लंबी टेल का करेक्टर, ब्राइट कलर्स का करेक्टर, ये करेक्टर इस मेल का रिप्रोडक्शन रेट बढ़ाते हैं। पर बात यह है कि ये लंबी टेल इसके लिए हानिकारक हो सकती है।
जब प्रीडेटर्स इसके पीछे पड़ जाएं तो ये लंबी टेल के साथ बहुत दूर तक और बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकता। इसे अपनी लंबी टेल को रोज क्लीन करना पड़ता है, वरना पैरासाइट अटैक कर सकते हैं। अगर कोई प्रीडेटर है वो उसे इजीली कैप्चर कर सकता है। तो जो टेल का करेक्टर है, ये टेल का करेक्टर इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम अच्छा है, पर फिर भी अगर इसे रिप्रोडक्शन करने का मौका मिल जाए तो ये अपने जीन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास कर देगा। ये चीज ज्यादा मैटर करती है। तो सेक्सुअल सिलेक्शन ऐसे कैरेक्टर्स को ज्यादा फेवर करते हैं जो सर्वाइवल कॉस्ट जिनकी ज्यादा हो पर रिप्रोडक्टिव बेनिफिट भी ज्यादा हो, उससे भी ज्यादा हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, व्हाई द मैटिंग सक्सेस इज इंपॉर्टेंट। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को मैटिंग करने का मौका क्यों मिलना चाहिए, मैटिंग क्यों जरूरी है, मैटिंग होना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसके पीछे छोटे छोटे रीजंस हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे सेक्स हैज 50% कॉस्ट, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 50% जीन है वो आगे पास नहीं हो पाते। आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में हमने जितना सबस्ट्रेट यूज किया है उसका केवल 50% ही हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा और 50% है वो वेस्ट हो जाएगा। आप ऐसे समझिए कि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 50,000 का ही जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप बिल्कुल ये चाहेंगे कि आपका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही हो, कहीं पर भी गलती ना हो। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाएगी तो आपने सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा यूज किया है, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। चीज समझ में आई? अब मैं आपको इसे जेनेटिक की लैंग्वेज में समझाता हूं। जैसे सपोज करिए कि एक ह्यूमन की बात कर लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा अपने को। एक ह्यूमन मेल है और एक ह्यूमन फीमेल है। ह्यूमन मेल के पास 2n इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम्स है और ऐसे ही ह्यूमन फीमेल के पास भी 2n इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम्स है, राइट? दोनों के पास में सेम सेम। लेकिन अब बात क्या आती है कि जब ये मेल गैमिट बनाता है तो गैमिट के अंदर ओनली 23 क्रोमोसोम जाते हैं और ये फीमेल जब गैमिट बनाती है तो इसमें भी ओनली 23 क्रोमोसोम्स जाते हैं। सो आप यहां से समझिए, इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। सेक्स हैज ए 50% कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल और फीमेल होते हैं उन मेल एंड फीमेल का 50% डीएनए आगे जाता ही नहीं है, ओनली 50% डीएनए पास ऑन होगा। प्रोजेनी को 46 क्रोमोसोम मिल गए पर मेल के पास खुद के पास 46 क्रोमोसोम थे, सारे तो आगे जा ही नहीं पाए। इसे कहते हैं 50% कॉस्ट। तो जहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 50% जीनोम आगे पास नहीं होता है। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूरा जीनोम आगे पास होता है। पर आप एक बार पूरे प्लेनेट को देखिए, यहां टोटल जितनी भी स्पीसीज है उनमें से मैक्सिमम स्पीसीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रीफर करती है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे नुकसान होते हैं। जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आते हैं, पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बेटर है चाहे कॉस्ट हो। दूसरा पॉइंट, मैटिंग क्यों सक्सेसफुल होनी चाहिए। रीजन नंबर 2 कि रिप्रोडक्टिव कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। मैंने जैसे आपको बताया अभी कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं
और आपको पता है कि आपको 50,000 का ही प्रोडक्ट मिलेगा, तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, पर फिर भी वो प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि हम खरीदेंगे उसको। अब यहां रिप्रोडक्टिव कॉस्ट का क्या मतलब होता है? सॉरी, रिप्रोडक्टिव कॉस्ट का यहां पर एकदम सिंपल से सिंपल मतलब होता है ऑल द एनर्जी एंड सर्वाइवल चांस इन्वेस्टेड इन रिप्रोडक्शन। इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव कॉस्ट। यानी मेल एंड फीमेल दोनों अपनी बॉडी की एनर्जी रिप्रोडक्शन में लगाते हैं, दोनों गैमिट बनाते हैं, मैटिंग पार्टनर की सर्चिंग करते हैं, फिर कॉपुलेशन करते हैं। उसके बाद में फीमेल की बॉडी के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, फीमेल अपनी बॉडी का न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को देती है, फीमेल जब प्रोजेनी को बर्थ देती है एट दैट टाइम लेबर पेन है, वो एनर्जी है। उसके बाद में पेरेंटल केयर वाली एनर्जी, हो सकता है केवल फीमेल पेरेंटल केयर करती हो सकता है केवल मेल करते हो सकता है दोनों करते हो, मतलब अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग होता है ये कॉन्सेप्ट। तो जितनी भी एनर्जी इन सभी प्रोसेसेस के अंदर लग रही है, कलेक्टिवली उनको कहते हैं रिप्रोडक्टिव कॉस्ट। और रिप्रोडक्टिव कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए नेचर के अंदर मैटिंग सक्सेसफुल हो जानी चाहिए। एफर्ट्स ज्यादा लग रहे हैं तो रिजल्ट सही आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मैटिंग सक्सेस क्यों जरूरी है? क्योंकि लाइफ यानी ऑलमोस्ट ऑल द स्पीसीज ऑन द प्लेनेट uses sexual reproduction because it is stuck with it। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, जहां 100% जीन्स पास होने के पूरे चांस होते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीसीज ने क्या किया हुआ है, उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही प्रीफर किया हुआ है। इसका मतलब जो लाइफ है, मतलब जो लिविंग स्पीसीज है, वो लिविंग स्पीसीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज्यादा प्रीफर करती है। भले ही वहां 50% कॉस्ट है, भले ही वहां पर रिप्रोडक्टिव कॉस्ट हाई है, फिर भी एवोल्यूशन इसी तरीके से हो रखा है। क्यों? क्योंकि लाइफ स्टक विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्स कैन एक्सेलरेट द रेट ऑफ एवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे तो रेट ऑफ एवोल्यूशन है वो थोड़ा बढ़ जाती है। ये हुआ हमारे पास में कि मैटिंग सक्सेस क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस है। जैसा हम थोड़ा तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तो जेनेटिक वेरिएशन लेके आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रॉपर तरीके से गैमिट्स का जब फॉर्मेशन होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वेरिएशंस जाएंगे। वेरिएशंस अकर एट ईच जनरेशन। क्यों? क्योंकि जो मियोसिस होती है, मियोसिस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रोमोसोमल अलाइनमेंट ऑन द मेटाफेजिक प्लेट, वो सब चीजें ऐसी हैं जिनसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशंस आते हैं। सेकेंड पॉइंट, sexual reproduction can enable female to
reduce the number of deleterious mutations in the offsprings। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो 100% जीनोम आगे पास होता। तो यदि किसी पेरेंट के पास में कोई डिलीटेरियस एलील होता, कोई डिजीज वाला एलील होता, तो वो भी आगे पास हो जाता। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 50% डीएनए आगे पास नहीं होता है। इसलिए एक मौका है, गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर डिलीटेरियस जीन नहीं जाएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, इसका मतलब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर म्यूटेंट एलील्स जाते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में, पर एक मौका तो है कि यदि एक एलील में म्यूटेशन हो और दूसरा एलील सही हो तो कम से कम 50% चांस है कि सही एलील जाए और 50% चांस है कि म्यूटेंट एलील जाए। पर इस 50% चांस के साथ भी अच्छी बात है कि हेल्दी एलील्स आगे जा सकते हैं। एक पॉइंट और है जो कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। म्यूटेशन थ्योरी प्रेडिक्ट्स U इज ग्रेटर देन 1। म्यूटेशन थ्योरी ये कहती है कि डिलीटेरियस म्यूटेशंस आर ग्रेटर देन 1। डिलीटेरियस म्यूटेशन ज्यादा टाइप के होते हैं। मतलब हम जब म्यूटेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, साइलेंट म्यूटेशन, न्यूट्रल म्यूटेशंस, नॉनसेंस म्यूटेशन सब पढ़ेंगे, तो हमको ये पता चलेगा कि ज्यादातर म्यूटेशंस है वो डिलीटेरियस नेचर के होते हैं। मतलब ज्यादातर म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जिनसे इंडिविजुअल की डेथ ही होती है। तो म्यूटेशनल थ्योरी यही कहती है डिलीटेरियस म्यूटेशंस ज्यादा होते हैं। अगर ऐसे म्यूटेशंस गैमिट में आ जाए तो गैमिट ही मर जाता है, और ये अच्छी बात भी है कि वो गैमिट मर गया, वरना वो गैमिट यदि फ्यूज हो जाता तो नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेनी के अंदर वो म्यूटेशन चले जाते। प्रोजेनी के अंदर जाए उससे अच्छा तो प्रोजेनी पैदा ही ना हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो हम यहां समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एक सिंपल सी क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव कॉस्ट। जैसा मैंने अभी आपको बताया सिंपल टर्म्स के अंदर कि कितनी एनर्जी इन्वेस्ट की जा रही है होल रिप्रोडक्शन पर्पज के अंदर, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव कॉस्ट। अब वो जो रिप्रोडक्टिव कॉस्ट है, कई बार किसी एक पार्टनर की ज्यादा होती है। जैसे यूजुअली फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव कॉस्ट ज्यादा है। फीमेल्स पेरेंटल केयर करती है, फीमेल्स अपने बॉडी के अंदर प्रोजेनी को डेवलप कर रही होती हैं, फीमेल बर्थ देती है मैक्सिमम टाइम, तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव कॉस्ट ज्यादा है। अब जिसकी रिप्रोडक्टिव कॉस्ट ज्यादा है उस सेक्स को नेचर ने पावर दी है कि आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करो कि आपको किसके साथ मैटिंग करनी है। तो जिसके रिप्रोडक्टिव कॉस्ट ज्यादा होती है उसके पास में चॉइस होती है, और जिसकी रिप्रोडक्टिव कॉस्ट कम होती है उसके ऊपर सिलेक्शन प्रेशर होता है कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, फीमेल उसे सेलेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। नेचर में हमको दोनों तरीके की कंडीशंस देखने को मिलती है, और हम यहां पर एक सिंपल टर्म्स में, मतलब जो कॉमन ज्यादा है उसकी हम बात करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव कॉस्ट का एक्चुअली मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव कॉस्ट का मतलब होता है कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन, किस किस चीज में एनर्जी इन्वेस्ट की गई है? एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन सर्चिंग ऑफ पार्टनर, पार्टनर को सर्च करने में, गैमिटोजेनेसिस में, गैमिटोजेनेसिस में,
देन उसके बाद में मैटिंग प्रोसेस में, मैटिंग प्रोसेस में, देन उसके बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, देन उसके बाद गिविंग बर्थ, एंड ऑल्सो आफ्टर बर्थ पेरेंटल केयर। अब वो किसी भी फॉर्म में हो, पेरेंटल केयर। ये जो सारी की सारी एनर्जी लग रही है ना, एफर्ट्स लग रहे हैं, इनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव कॉस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिप्रोडक्टिव कॉस्ट में आ जाता है सर्वाइवल कॉस्ट, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान डेथ ही हो जाए। जैसे हम पढ़ेंगे आगे, कई फ्रॉग्स होते हैं, वो अपने मैटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कॉल्स करते हैं, आवाज निकालते हैं तरह तरह की। वो आवाज उनके प्रीडेटर्स सुन ले तो वो प्रीडेटर्स आके उन पे अटैक कर देते हैं। इसका मतलब कि जो आवाज उनके रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल थी, वही आवाज उनके सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल नहीं है, उससे उनकी डेथ हो सकती है। सो रिप्रोडक्टिव कॉस्ट का मतलब होता है कि सारा एफर्ट जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में लगाया जाता है। अब यहां से हमें एक कंक्लूजन निकालना है। क्या कंक्लूजन निकालना है? कंक्लूजन ये है कि द सेक्स, और इसमें भी मोस्टली फीमेल्स, which have high reproductive cost, उसके पास में होती है चॉइस, हैव चॉइस, उसके पास चॉइस है। और इसका उल्टा, द सेक्स मोस्टली मेल्स which have low reproductive cost, they are under selection pressure। उनके ऊपर प्रेशर होता है। यानी कि ऐसे समझो आपकी एक पॉपुलेशन के अंदर 10 मेल है, 10 मेल में से किसी एक मेल का सिलेक्शन होगा, तो 9 मेल्स है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इनिशियली सभी मेल्स को ऐसा डर रहता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमें रिप्रोडक्शन करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन करने का मतलब है अपने जीन को पास करना, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली ये चाहता है कि उसके जीन आगे पास हो जाएं। तो सिलेक्शन किसके ऊपर है? आप ये देखिए दो सेंटेंस, सिलेक्शन किसके ऊपर है और प्रेशर किसके ऊपर है, ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई? सेक्सुअल सिलेक्शन किस पे लगेगा और सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए किसके पास चॉइस होगी, ये एक बड़ा फैक्टर है जो डिपेंड करता है कि रिप्रोडक्टिव कॉस्ट किसकी ज्यादा है, कौन ज्यादा एनर्जी लगा रहा है। अब ऐसे केस में एक साइंटिस्ट रहे हैं बैटमैन, और बैटमैन ने एक अपना प्रिंसिपल दे दिया, अपना एक कॉन्सेप्ट दे दिया। क्या कॉन्सेप्ट है इनका, आइए समझते हैं। बैटमैन ने कहा कि द सेक्स विच इन्वेस्ट द मोस्ट इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग becomes a limiting resource for which the other sex competes। यानी ऐसे समझो कि फीमेल अपनी बॉडी की ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करती है पूरी रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, तो फीमेल्स हैं वो लिमिटिंग है, मेल्स उनके लिए आपस में कंपीट करते हैं। सिलेक्शन मेल पे हो गया और चॉइस फीमेल के पास हो जाएगी। जो ज्यादा एनर्जी लगाएगा वो लिमिटिंग हो जाएगा। लिमिटिंग का मतलब उसके लिए दूसरे कंपटीशन करेंगे। तो ये है बैटमैन का प्रिंसिपल।
बैटमैन का प्रिंसिपल आगे फिर आएगा, मैं आपको अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी समझाऊंगा किस किस तरीके से हमारे एग्जाम में आ सकता है। जो भी लैंग्वेज एग्जाम में आ सकती है मैं आपको वो सारी लैंग्वेजेस बताऊंगा। तो ये बैटमैन का प्रिंसिपल एक इंपॉर्टेंट है ये बात पता करने के लिए कि आखिर कौन से सेक्स के पास सिलेक्शन प्रेशर है और कौन से के पास चॉइस है। नेक्स्ट टू दिस, अब आपको कुछ चीजें हैं वो समझनी है। विच सेक्स इज अंडर स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन। पीछे हमने कहा कि जिसकी रिप्रोडक्टिव कॉस्ट कम है वो अंडर सिलेक्शन प्रेशर रहता है। तो अंडर स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन कौन रहेगा? सिंपल सा, फॉर विच रिप्रोडक्टिव कॉस्ट इज लो, जिसके लिए रिप्रोडक्टिव कॉस्ट कम होती है वही रहता है। अब अपन ये पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। सेक्स रोल्स आर डिफाइंड बाय डिफरेंस इन गैमिट्स। गैमिट्स कौन कितने प्रोड्यूस कर रहा है उससे भी ये डिसाइड होगा कि किस पे प्रेशर होने वाला है। जैसे फीमेल्स है वो प्रोड्यूस करती है रिलेटिवली फ्यू लेकिन हाईली न्यूट्रिशियन नॉन मोबाइल गैमेट्स। फीमेल है जैसे ह्यूमन फीमेल है एक एग प्रोड्यूस करती है केवल एट ए टाइम। ऐसे ही कोई मान लो बर्ड है वो एट ए टाइम 2 एग्स प्रोड्यूस कर सकती है। मैं गैमिट की बात कर रहा हूं। तो फीमेल्स जो होती हैं वो कम नंबर में गैमिट्स प्रोड्यूस करती हैं लेकिन उनके गैमिट्स हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं क्योंकि एग है वो एक कंप्लीट सेल होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, उसके अंदर सेल ऑर्गेनिल्स भी होते हैं, उसके पास में सब कुछ होता है। मतलब एक नॉर्मल सेल की तरह उसके पास कंटेंट होता है। हाँ, डीएनए हाफ होता है, यूजुअली नॉन मोटाइल है, खैर ये अलग बात है। वेयरएज मेल प्रोड्यूस कंपेरेटिवली अबंडेंट स्मॉलर मोटाइल गैमेट्स। मतलब मेल्स है वो तो मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। तो अब आप खुद सोचो कि लिमिटिंग कौन सा होगा, मेल या फीमेल? ऑब्वियस सी बात है फीमेल, क्योंकि वो कम गैमेट प्रोड्यूस कर रही है। वो ज्यादा गैमेट प्रोड्यूस करे तो ज्यादा ऑफ स्प्रिंग हो सकते हैं। फीमेल मेल की साइड से तो कोई कमी नहीं है, मेल तो मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि मिलियंस ऑफ एग्स यदि अवेलेबल हो तो सारे एग्स है वो फर्टिलाइज हो सकते हैं। पर एग्स अवेलेबल ही नहीं है तो हु इज लिमिटिंग एग, हु इज लिमिटिंग फीमेल? बिकॉज ओनली ए सिंगल गैमेट ऑफ ईच टाइप इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। यानी कि एक स्पर्म और एक एग इनफ है प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो मेल ने मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करे हैं, मिलियंस ऑफ एग्स तो है नहीं, तो एक एग है एक स्पर्म काम आएगा, बाकी के सारे जो स्पर्म्स हैं वो वेस्ट चले जाते हैं। ये बात आपको समझ में आई? ये होता है एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट और पढ़ते हैं। दिस एसिमेट्री लीड्स टू बैटमैन्स प्रिंसिपल। बैटमैन का जो प्रिंसिपल था वो यही बात तो कहता है, whereby females reproduction is primarily limited by their access to resources to nourish and produce the large gametes। फीमेल का रिप्रोडक्शन किस बात से लिमिटेड होता है कि फीमेल कितने बच्चों को फूड अवेलेबल करा पाएगी, इस बात पर डिपेंड करता है फीमेल का रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनिएगा आप, नेचर के अंदर फीमेल का रिप्रोडक्शन है वो इस बात के कारण लिमिटेड होता है कि फीमेल ज्यादा प्रोजेनीज को न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करा पाएगी। लेकिन मेल का रिप्रोडक्शन क्यों लिमिटेड होता है? क्योंकि ज्यादा फीमेल्स अवेलेबल नहीं है, या यूं कहें ज्यादा एग्स अवेलेबल नहीं है। दोनों के ही रिप्रोडक्शन है उनका एक लिमिटिंग फैक्टर है, याद रखें आप, दोनों का लिमिटिंग फैक्टर है। एक मेल का इसलिए है क्योंकि मेल ने बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस कर दिए, उतने एग्स ही नहीं है। और फीमेल्स का इसलिए है कि यदि उसने ज्यादा एग्स प्रोड्यूस किए
तो ज्यादा एग प्रोड्यूस करेंगे तो सारे एग से जो प्रोजेनी बन पाएंगे उनके लिए फूड अवेलेबल नहीं है, फीमेल उतनों को नरिशमेंट नहीं दे सकती। तो ये हो गया दोनों के लिए लिमिटिंग फैक्टर। अब लास्ट पॉइंट, देयरफॉर मेल्स टिपिकली कंपीट अमंग देमसेल्व्स, इसलिए मेल्स कंपटीशन करते हैं कि जो फीमेल का लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स है वो उनके स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होना चाहिए, इस बात को लेकर मेल्स है वो कंपीट करते हैं, और फीमेल्स है वो चूजी हो जाती हैं, मतलब उनके पास चॉइस चली जाती है। तो जो मैंने आपको कंक्लूसिवली बताया था पहले वही बात है यहां। नेक्स्ट, पॉलीगेमस कंडीशन क्या होती है? सेक्सुअल सिलेक्शन हर स्पीसीज में लागू नहीं होता है, मतलब सेक्सुअल सिलेक्शन वहां लागू होगा जहां पर दोनों सेक्स की रिप्रोडक्टिव कोस्ट में डिफरेंस हो, एक सेक्स ज्यादा कोस्ट लगाता हो, दूसरा सेक्स कम कोस्ट लगाता हो। तो पॉलीगेमस कंडीशन क्या होती है? पॉली मींस मल्टीपल, गेमस मींस मैटिंग पार्टनर। सो पॉलीगेमस कंडीशन का मतलब होता है मैटिंग विथ मोर देन वन पार्टनर, मैटिंग विथ मोर देन वन पार्टनर। एक से ज्यादा पार्टनर के साथ मैटिंग, जैसे एक पिकॉक है वो अपने हर्ड की सारी पीहेंस के साथ मैटिंग करेगा, तो पिकॉक के लिए मल्टीपल पार्टनर्स हो गए। इसका रिवर्स भी हो सकता है, हनी बी है, क्वीन बी, क्वीन बी एक से ज्यादा मेल्स के साथ में मैटिंग करती है, तो क्वीन बी के लिए मल्टीपल पार्टनर्स हो गए। नेचर के अंदर सेक्सुअल सिलेक्शन वही काम करेगा जहां पॉलीगेमस कंडीशन होगी, तो सेक्सुअल सिलेक्शन occurs only where polygamous condition present। जहां पॉलीगेमस कंडीशन होती है सेक्सुअल सिलेक्शन वही काम करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। अब जो पॉलीगेमस कंडीशन है दो टाइप की हो सकती है। कैसे? या तो होती है सिंगल मेल, और ये मेल बहुत सारी फीमेल्स के साथ मैटिंग करता है। अब इस सिनेरियो के अंदर क्या होने वाला है देखना, फीमेल्स एक मेल है और वही मेल सबके साथ में मैटिंग कर रहा है, सारी फीमेल्स के साथ, हर्ड की सारी फीमेल के साथ। इसका मतलब इस मेल के पास में हेल्दी जीन्स है, इस मेल का सिलेक्शन हुआ है। जिस मेल का सिलेक्शन हुआ है वो मेल पेरेंटल केयर नहीं करेगा क्योंकि उसका सिलेक्शन हुआ है। फीमेल्स ने अपनी मर्जी से उसे सेलेक्ट किया है कि भाई हम पेरेंटल केयर कर लेंगे, आप हमें सिर्फ अपने जीन दे दीजिए। तो यहां इस केस के अंदर फीमेल्स हैं वो पेरेंटल केयर करती हैं, फीमेल्स ज्यादा रिप्रोडक्शन में अपनी एनर्जी लगाती हैं। मेल्स है वो अवेलेबल होता है एक फीमेल के साथ मैटिंग करने के बाद दूसरी फीमेल से मैटिंग के लिए, तीसरी फीमेल, चौथी फीमेल, मतलब मेल यहां हर टाइम अवेलेबल है मैटिंग के लिए। पर एक फीमेल ने एक बार मैटिंग कर ली, अब वो जो है बिजी हो जाती है अपने प्रोजेनीज की रेयरिंग के अंदर, केयरिंग के अंदर। एक तो पॉलीगेमस कंडीशन ये होती है। दूसरी पॉलीगेमस कंडीशन क्या होती है, एक फीमेल है और उस फीमेल ने मल्टीपल मेल्स के साथ मैटिंग की है। इसका मतलब इस फीमेल के पास में इतने अच्छे जीन हैं कि हर मेल चाहता है कि वो उसके साथ मैटिंग करे। इन दैट केस सिनेरियो रिवर्स हो गया है,
इस बार मेल की रिप्रोडक्टिव कॉस्ट है वो ज्यादा है। मेल ने कहा है कि भाई हमें जीन दे दीजिए, हम अपने बच्चों की पेरेंटल केयर कर लेंगे। इस केस में मेल्स है वो अवेलेबल नहीं होते मैटिंग के बाद में, वो अपना अलग मतलब प्रोजेनीज की रेयरिंग में चले जाते हैं, फीमेल्स अवेलेबल रहती हैं। तो ये दोनों कंडीशन है। अब उन दोनों कंडीशन को समझते हैं। कंडीशन नंबर 1 इज नोन एज पॉलीगाइनी कंडीशन। दिस पॉलीगाइनी कंडीशन, पॉली मीन्स मल्टीपल, गाइनी का मतलब गाइनोशियम, गाइनोशियम फीमेल्स में, यानी कि यहां पर मतलब है फीमेल, गाइनी मीन्स फीमेल। ओवरऑल क्या है? मल्टीपल फीमेल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मल्टीपल फीमेल्स मैट विथ सिंगल मेल, मल्टीपल फीमेल्स मैट विथ सिंगल मेल। यहां कंफ्यूज मत होना आप, ऐसे मत सोचना कि उस पॉपुलेशन के अंदर मेल्स हैं वो कम है, फीमेल्स ही फीमेल्स ज्यादा है। नो, ये मैटिंग चल रही है, मल्टीपल फीमेल्स मैट विथ सिंगल मेल, यानी कि वहां पर मेल्स बहुत ज्यादा है, मेल्स आर very much in number, that gives choice to female। मेल्स इतने ज्यादा है कि फीमेल को चॉइस मिल गई कि हम उस मेल के साथ मैटिंग करेंगे। पोलीगाइनी कंडीशन नेचर में मोर कॉमन है, मोर कॉमन इन नेचर, ये ज्यादा कॉमन है नेचर के अंदर। अब इसको आप ऐसे समझिए, एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत सारी फीमेल्स। सेम पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे मेल्स भी हैं, ये मेल्स भी हैं, और इवन मेल्स है वो काफी ज्यादा ही हैं, मेल्स आर मोर इन नंबर। मैं वापस बोल रहा हूं, इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे आप कि कहीं यहां पे मल्टीपल फीमेल का मतलब ऐसा तो नहीं है कि फीमेल का नंबर ज्यादा है, नहीं, मेल का नंबर ज्यादा है। मल्टीपल फीमेल्स का मतलब है मल्टीपल फीमेल्स मैट विथ सिंगल मेल। अब यहां जितनी भी फीमेल्स हैं उन सारी फीमेल्स को ये लगा होगा कि लेट से ये वाला मेल है वो ज्यादा हेल्दी है, तो सभी फीमेल्स ने इसके साथ मैटिंग करी। इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी, मल्टीपल फीमेल्स मैट विथ ए सिंगल मेल। नेचर में यह कंडीशन ज्यादा कॉमन होती है। The traits with extreme sexual dimorphism tend to be X aggregate much more often in males than in females। हम एक आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म का। सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म का मतलब होता है एक ही स्पीसीज के दोनों सेक्स में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं। जैसे पिकॉक वाला एग्जांपल ले लीजिए, जो मेल होते हैं उनके पास में ब्राइट कलरफुल लंबे टेल्स होते हैं, फीदर्स होते हैं अच्छे, वो अच्छे दिखते हैं। और जो फीमेल्स होती है, पीहेंस होती हैं, वो एकदम नॉर्मल सी दिखती है, उनके पास में कोई अच्छा करेक्टर मॉर्फोलॉजिकल नहीं होता है। मेल एंड फीमेल दोनों है तो एक ही स्पीसीज के, पर उनके अंदर मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस आ गया, इसे कहते हैं डाइमॉर्फिज्म। और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म में कौन से सेक्स के पास में अच्छे अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स होंगे, ये बात डिसाइड होगी
कि भाई कौन सा रिप्रोडक्शन के अंदर ज्यादा एनर्जी लगा रहा है। मेल यहां पर कम एनर्जी लगाते हैं तो उनके पास में अट्रैक्टिव फीचर होते हैं क्योंकि उनके ऊपर सिलेक्शन प्रेशर है। जिस सेक्स के पास सिलेक्शन प्रेशर होगा उसे अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके पास में सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं इनको, ये ज्यादा होते हैं। हम आगे बात करेंगे इनके ऊपर। नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल्स ऑफ पॉलीगाइनी। ऐसे कौन कौन से स्पीसीज हैं जिनके अंदर पॉलीगाइनी कंडीशन पाई जाती है, यानी कि मल्टीपल फीमेल्स एक मेल के साथ मैटिंग करती हैं। इसमें आप एक बात ध्यान रखिए कि फीमेल हैज द चॉइस, एंड मेल इज अंडर प्रेशर। मेल इज अंडर प्रेशर। तो मेल्स क्या करते हैं, फीमेल्स के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं। मेल्स उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उनको फूड रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, उनको दूसरे मेल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब सब कुछ मेल्स है वो फीमेल्स के लिए करते हैं। आखिर मैक्सिमम स्पीसीज हैं उनके अंदर यही कंडीशन पाई जाती है, मल्टीपल फीमेल्स मैट विथ सिंगल मेल। जैसे एलिफेंट सील हो गया, स्पॉटेड हाइना हो गया, गोरिल्ला हो गया, और ये रेड डियर है, बंगाल टाइगर है। ये नाम मैंने खाली ऐसे ही लिखा है आपको कि कुछ रहे अपने पास में कि हाँ ये स्पीसीज के पास इस तरीके की कंडीशन है। बाकी आप नॉर्मल रहे। मैक्सिमम स्पीसीज जिनमें सेक्सुअल सिलेक्शन होता है वो पॉलीगाइनस होती हैं। दूसरा केस आता है पॉलीएंड्री का। पॉलीएंड्री इसका उल्टा है। पॉली मीन्स मल्टीपल, एंड्री मीन्स एंड्रोशियम। एंड्रोशियम होता है मेल्स के पास, तो मेल्स। तो इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला कि मल्टीपल मेल्स मैट विथ सिंगल फीमेल। एक सिंगल फीमेल है पॉपुलेशन के अंदर, सारे मेल उसी के साथ मैटिंग करना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उस फीमेल के पास बेटर जीन्स है। अब जिसके पास में बेटर जीन है उसके ऊपर प्रेशर है। नेचर ने अपोजिट सेक्स को चॉइस दे दी कि भाई आप रिप्रोडक्टिव कॉस्ट ज्यादा लगा रहे हो, आप सेलेक्ट कर लो अपनी मर्जी से। तो यहां पर मेल्स हैव चॉइस, मेल्स हैव हाई रिप्रोडक्टिव कॉस्ट, and females are under pressure. मेल के पास चॉइस है, मेल ज्यादा रिप्रोडक्टिव कॉस्ट लगा रहा है, और फीमेल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर है। इस बार फीमेल्स के पास में अट्रैक्टिव कैरेक्टर्स है, और फीमेल कंपीट करती हैं, लड़ाई करती हैं, कंपीट फॉर मेल। और ये चारों कैरेक्टर हैं वो पॉलीगाइनी के अंदर उल्टे लिख लेना कि मेल के पास में प्रेशर है, मेल के पास अट्रैक्टिव फीचर है। ऐसे तो पॉलीएंड्री है, ये कंडीशन रेयर होती है नेचर के अंदर, रेयर इन नेचर। नेचर में कम देखने को मिलती है पॉलीएंड्री कंडीशन। नेचर पॉलीगाइनी कंडीशन है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट अपन बात कर लें थोड़ी सी कि पॉलीएंड्री कंडीशन के एग्जांपल्स, जैसे कि हनी बी, कुछ बोनी फिशेज हैं, शार्क है, मेल्स इनके अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हुआ अपने पास में पॉलीएंड्री का
एग्जाम्पल। अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन के टाइप्स की। सेक्सुअल सिलेक्शन दो टाइप के होते हैं, यानी कि एक तरीका यह है कि अपोजिट सेक्स अपनी मर्जी से अपने पार्टनर को चुन ले, और दूसरा तरीका यह है कि एक सेक्स पहले खुद कंपटीशन करे अपने आप, और फिर जो जीते वो अपने पार्टनर के साथ या वो सारी फीमेल्स के साथ मैटिंग करे। सेक्सुअल सिलेक्शन के दो टाइप्स होते हैं, और हम ये टाइप्स मान रहे हैं अकॉर्डिंग टू पॉलीगाइनी कंडीशन। पॉलीगाइनी पॉलीगाइनी का मतलब हो गया कि जहां मेल के ऊपर प्रेशर होगा, फीमेल के पास चॉइस होगी, बहुत सारी फीमेल एक मेल को सेलेक्ट करेगी, उसके साथ मैटिंग करेगी। ये हम मान के चल रहे हैं दो टाइप के सेक्सुअल सिलेक्शन। पहला सेक्सुअल सिलेक्शन होता है फीमेल चॉइस, इसका नाम है इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन। इंटर का मतलब हो गया कि इस सिलेक्शन में मेल्स भी इन्वॉल्व है और फीमेल्स भी इन्वॉल्व है। कैसे? देखिए, इंटरसेक्सुअल का मतलब हुआ कि यहां पर मेल्स हैं, वो ट्राई टू इंप्रेस फीमेल्स। मेल क्या करते हैं? फीमेल को इंप्रेस करने की ट्राई करते हैं। कैसे? हो सकता है बाय सिंगिंग, हो सकता है बाय डांसिंग, या हो सकता है कोई ऐसी दूसरी आर्ट हो उनके पास में। और यहां फीमेल्स क्या करती हैं? फीमेल्स सेलेक्ट ए बेटर मेल। इसका मतलब कि इस तरीके में दोनों सेक्स शामिल है। मेल तो हर बार शामिल होगा, पर यहां फीमेल अपनी मर्जी से सिलेक्शन कर रही है, तो फीमेल्स हैं वो भी इस सेक्सुअल सिलेक्शन में अपना रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रही हैं, सेलेक्ट करके अपने पार्टनर को। इसे कहते हैं फीमेल चॉइस। अब फीमेल चॉइस के अंदर क्या होता है कि मेल के पास में अट्रैक्टिव फीचर्स होते हैं। मेल हैज अट्रैक्टिव फीचर्स, जैसे कलरफुल फीदर्स ऑफ पीकॉक, कलरफुल फीदर्स ऑफ पीकॉक, जैसे मैंने इन लाइन बियर्ड। जो मेल होता है उसके पास में बियर्ड होती है, फीमेल के पास में नहीं होती है। देन उसके बाद एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है आपको इसमें, कि फीमेल्स है वो उसी मेल को सेलेक्ट करेगी जिसके पास में एक्सट्रीम अट्रैक्टिव कैरेक्टर होगा, यानी कि वो कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा इवॉल्व होगा उसी को सेलेक्ट करेगी। फीमेल सेलेक्ट द मेल which has extremely evolved attractive character। कैसे? मैं आपको दो एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन करूंगा, आप अभी तो लाइन समझे। जैसे पीकॉक की टेल है, हमारे पास मान लीजिए कि 5 पीकॉक है। उन पांचों पीकॉक के अंदर एक की टेल 1 फीट है, एक की 1.5 फीट है, एक की 2 फीट है, एक की 2.5 फीट है, एक की 3 फीट है। लेट से एक बार ऐसे, तो 2.5 फीट वाला पीकॉक है टेल वाला, वो भी काफी लंबी होती है 2.5 फीट, और 3 फीट है वो भी काफी लंबी होती है। लेकिन जब फीमेल को चॉइस मिल रही है कि 2.5 फीट लॉन्ग टेल और 3 फीट लॉन्ग टेल,
फीमेल सेलेक्ट करेगी 3 फीट को। अगर किसी भी तरीके का डेविएशन आ जाता है कैरेक्टर के अंदर तो फीमेल्स रिजेक्ट कर देती हैं। जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट है वो समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम के अंदर आ सकता है आपके। क्या कहना चाहता है ये एक्सपेरिमेंट? एक बर्ड है जिसका नाम है विडो बर्ड, लॉन्ग टेल्ड विडो बर्ड। लॉन्ग टेल्ड विडो बर्ड है, इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें हमको ये दिखाया कि फीमेल्स हैं वो एक्सट्रीमली लॉन्ग टेल वाले मेल्स से अट्रैक्ट होती हैं। कैसे? देखिए, मेल बर्ड्स को कैप्चर किया गया। पहले ये देखिए, डायग्राम देख लीजिए एक बार। ये बर्ड है, इसमें यहां है मीन नंबर ऑफ नेस्टेड पर मेल, यानी कितनी फीमेल्स हैं वो मेल से मैटिंग करी। तो जिसमें इलोंगेटेड टेल है उसी के साथ सबसे ज्यादा मैटिंग हुई है। अब मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का पूरा कंक्लूजन बताता हूं क्या होता है। सबसे पहले क्या किया, मेल्स को कैप्चर किया, मेल्स कैप्चर्ड, मेल्स को कैप्चर किया। अब 4 ग्रुप बनाए गए इन मेल्स के। ग्रुप 1, ग्रुप 1 के मेल्स में क्या किया, जितनी लंबी टेल थी उसकी आधी काट दी। 50% लेंथ ऑफ टेल कट डाउन, 50% लेंथ कट कर दी। जैसे समझो 2 फीट की टेल थी, 1 फीट टेल काट दी। ये हुआ ग्रुप 1। दूसरा है ग्रुप 2। इन मेल्स में क्या किया, जो ग्रुप 1 के मेल्स हैं उनकी 50% टेल कट करी थी, वो आधी कटी हुई टेल दूसरे ग्रुप के मेल्स के साथ जोड़ दी। दूसरे मेल्स के पास पहले से 2 फीट की टेल थी, 1 फीट और जोड़ दी तो 3 फीट की बन गई। कि कट टेल फ्रॉम ग्रुप 1 were attached to other males। तो इनकी जो टेल है वो जरूरत से ज्यादा लंबी हो गई, इनके पास है लॉन्गेस्ट टेल। हालांकि ये टेल आर्टिफिशियल है पर लॉन्गेस्ट तो है। फिर तीसरा ग्रुप, ग्रुप 3। ये जो ग्रुप 3 है, इस ग्रुप 3 के पास में, इस ग्रुप 3 के पास में कोई भी चेंज नहीं किया गया, नो चेंज। और जो ग्रुप 4 है, इनके साथ में एक छोटा सा काम किया गया, टेल को काटा गया, टेल कट एंड रीअटैच्ड। तो इनके पास में वापस सेम लेंथ की टेल हो गई जितनी पहले थी, काटा वापस जोड़ दिया। अब ये सारे मेल्स हैं उनको रिलीज किया, ऑल मेल्स रिलीज्ड। क्या रिजल्ट निकला इस एक्सपेरिमेंट का वो समझ लीजिए। फीमेल्स के पास में 4 चॉइस है, वो 1 फीट वाले मेल के साथ मैटिंग करे, वो 3 फीट वाले मेल के साथ मैटिंग करे, या वो 2-2 फीट वाले मेल्स के साथ मैटिंग करे, जिनमें से एक के पास तो ओरिजिनल टेल है, एक के पास टेल को कट करके वापस जोड़ दिया। इसे कहते हैं कंट्रोल्ड, यानी जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है उसे कहते हैं कंट्रोल्ड। जैसा था वो वैसा का वैसा है, इसको हम कंट्रोल्ड कहते हैं। तो रिजल्ट क्या निकलेगा?
रिजल्ट ये निकलेगा कि मैक्सिमम फीमेल्स मैटेड विथ ग्रुप 2 मेल्स। हेंस प्रूव्ड कि फीमेल्स है वो उस करेक्टर का सिलेक्शन करती है जो एक्सट्रीम लेवल पे इवोल्व हो रखा हो। यहां ओरिजिनली 2 फुट से लंबी टेल होती नहीं थी, लेकिन हमने आर्टिफिशियली दूसरे की टेल कट करके पहले वाले पे अटैच करी, तो देखो आपकी सिलेक्शन हो गया उनका। इट सिंपली सजेस्ट कि ऐसा होता है नेचर के अंदर, फीमेल एक्सट्रीम करेक्टर को सेलेक्ट करती है। अब एक और चीज समझिए, द सेकेंड पार्ट ऑफ डार्विन हाइपोथेसिस, दैट इज एक्स एग्रीगेटेड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर डिक्रीज सर्वाइवल। मैं इसको एक बार समझाऊंगा आपको। डार्विन ने यह कहा कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करेक्टर्स हेल्प कर रहे हैं ना, ये करेक्टर्स उस इंडिविजुअल की जान ले सकते हैं, उसकी डेथ कोज कर सकते हैं। एक फ्रॉग है, टुंगारा फ्रॉग। ये टुंगारा फ्रॉग का क्या सीन है, मैं आपको सिंपली समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये फ्रॉग रात को पॉन्ड के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं बहुत सारे, और पॉन्ड के आसपास, और फिर आवाज निकालते हैं। इनकी आवाज को कहते हैं वाइन्स। वाइन कहते हैं इनकी आवाज को। एक आवाज निकालेंगे ये। कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो आवाज निकालते हैं और आवाज खत्म होने के बाद 1 बार या 2 बार जोर से चिल्लाते हैं, उनको कहते हैं चक्स। 2 टाइप के मेल्स हो गए। एक तो वो है जो एक बार आवाज निकालेंगे फिर चुप हो जाएंगे। एक वो है जो एक बार आवाज निकाल लेंगे, रुकने के बाद 1 बार या 2 बार या 3 बार चिल्लाएंगे जोर जोर से। अब ऐसा देखा गया कि जो मेल्स चक्स प्रोड्यूस करते हैं, जितने ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं के साथ मैटिंग ज्यादा होती है। एक ग्राफ समझिए, हमारे पास में पहला ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर जो मेल्स है उन्होंने आवाज निकाली और ये बंद हो गए। फिर उसके बाद में दूसरे मेल्स हैं, उन्होंने आवाज निकाली लेकिन इन्होंने 2 बार चक्स प्रोड्यूस किए। चक्स का मतलब कुछ भी चिल्लाना हो गया। हमको ये रिजल्ट मिला कि दीज मेल्स with chucks are more selected। इनका ज्यादा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, हमने एक एक्सपेरिमेंट करके और देख लिया। हमने क्या किया, एक फ्रॉग है, लेट से ऐसा कोई, ये एक बार मान लेना कि ये फ्रॉग है। ये फ्रॉग है और इस फ्रॉग के पास हमने एक टैप रिकॉर्डर रख दिया। ये हमारा टैप रिकॉर्डर है। अब क्या हुआ कि ये फ्रॉग जब वाइन एंड चक्स प्रोड्यूस करता है तो उसके बाद में हमने अपने टैप रिकॉर्डर से बहुत सारे चक्स प्रोड्यूस किए। चक्स 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 ऐसे, है ना। टेप रिकॉर्डर में हमने रिकॉर्डिंग कर ली थी कि चक कैसा होता है। जैसे ही इस फ्रॉग ने अपना गाना गा के चुप हुआ तो हमने चक्स प्ले कर दिए। तो यह देखने को मिला कि इस फ्रॉग के साथ ज्यादा मैटिंग हुई है। इसका मतलब मोर्स द नंबर ऑफ चक्स, मोर विल बी दैट मेल सेलेक्टेड। यह है सेक्सुअल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट, जहां फीमेल एक एक्सट्रीमली इवॉल्व्ड ट्रेट को सेलेक्ट करती है। अब देखो दिक्कत कहां आ रही है। यह चमगादड़ है, ये इस फ्रॉग की चक्स सुन के, वाइन सुन के आ जाएगी और इसके ऊपर अटैक करेगी।
मोस्ट ऑफ द बैट्स अल्ट्रासोनिक साउंड है उसको रिकॉग्नाइज करती है, पर ये दूसरे टाइप की एक बैट है, फिंगर टेल्ड बैट बोलते हैं इसको शायद। तो ये बैट क्या करती है, इस फ्रॉग की आवाज सुन के इसको पहचानती है। अगर इस मेल ने आवाज निकाली और आसपास बैट है तो इसके मरने के चांस बढ़ जाते हैं। डार्विन ने अभी जो बात कही थी वो यही तो है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो रिप्रोडक्शन इंक्रीज करवाते हैं वो कैरेक्टर्स सर्वाइवल कम कर सकते हैं। ये मेल हमें जो दिखाई दे रहा है, इस मेल के साथ में क्या दिक्कत है, ए मेल इज अटैक्ड बाय ए फ्रिंग लिप्ड बैट दैट हैज लोकेटेड द फ्रॉग बाय हिज कॉल्स। इस बैट ने कॉल से इसको रिकॉग्नाइज किया है। सो द चक्स डिक्रीज द सर्वाइवल ऑफ मेल्स। ये चक्स है वो मेल की सर्वाइवल डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट टू दिस, व्हेन बैट्स आर प्रेजेंटेड विथ टू स्पीकर्स, स्पीकर लगा दिए और चक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वन प्लेइंग ए फ्रॉग कॉल विथ चक्स एंड अदर विथ जस्ट ए सिंपल वाइन। दो स्पीकर रखे, एक में तो खाली वाइन थी, एक के अंदर वाइन्स एंड चक्स थे। तो हमें यह देखने को मिला रिजल्ट में कि जिसमें चक्स थे बैट्स ने उस स्पीकर को अटैक किया है। इट सिंपली मीन्स कि चक्स पे अटैक हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट आपको एग्जाम में आ सकता है लैंग्वेज की फॉर्म में, आप प्रिपेयर रहें इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारे पास में फीमेल चॉइस की। अब एक और अपन सिंपल बात करते हैं। कहा जाता है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट है, लंबी टेल, चक्स, ब्यूटीफुल फीदर्स, ऐसे सब, ये ठग ऑफ वॉर होते हैं बिटवीन देयर इफेक्ट ऑन टू फिटनेस कंपोनेंट्स, सर्वाइवल एंड मैटिंग। ठग ऑफ वॉर का मतलब होता है कि आप या तो ये सेलेक्ट करो या ये सेलेक्ट करो, या तो आप जिंदा रहना सेलेक्ट करो या आप ज्यादा रिप्रोडक्शन करना सेलेक्ट करो। तो जो करेक्टर है, जैसे वॉइस वाला समझो, ज्यादा चक्स लगाएंगे फ्रॉग्स तो मैटिंग के चांस बढ़ेंगे, पर साथ ही साथ डेथ के चांस भी बढ़ेंगे। इसे कहते हैं ठग ऑफ वॉर। एक मैं आपको पिक्चर से समझा देता हूं क्या होता है। यहां पर जो बर्ड्स दे रखी हैं, एक बार उन बर्ड्स को हटाओ दिमाग से, खाली आप लिखा क्या है वो देखो, मीन फीमेल मैटिंग प्रेफरेंस, यानी कि फीमेल कौन सी टेल वाले मेल को सेलेक्ट करती है, और इसके ऊपर बेस्ड है कि मेल का वो ट्रेट कितना इवॉल्व होगा। तीन ऑप्शंस है हमारे पास में। पहला ऑप्शन, अगर फीमेल्स ज्यादा लंबी टेल को, यहां पर है शॉर्ट टेल, यहां है लॉन्ग टेल, अगर फीमेल्स ज्यादा लंबी टेल वाले मेल को सेलेक्ट करेगी तो मैटिंग के चांस भी बढ़ेंगे उस मेल के, और ऐसे मेल्स में लंबी टेल समय के साथ इवोल्व हो जाएंगी। एक बात। दूसरी बात, अगर फीमेल्स लॉन्ग टेल वाले मेल्स को सेलेक्ट करती हैं तो मेल का लाइफ टाइम फिटनेस है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो ज्यादा प्रोजेनी पैदा करेगा। और यदि मेल्स ज्यादा लंबे टेल वाले मेल को सेलेक्ट करती हैं तो फिर मेल्स का सर्वाइवल है वो एवरेज सा रहता है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। अब आप डायग्राम के साथ समझिए, फीमेल की प्रेफरेंस है कि लंबी टेल वाले मेल का सिलेक्शन हो, तो नेचर है वो मैटिंग सक्सेस तो किसकी बढ़ाएंगे, लंबी टेल वालों की। सर्वाइवल रेट है वो नॉर्मल रखेंगे जिनकी मीडिएट इंटरमीडिएट टेल होगी, और जिनकी टेल सबसे कम होगी
उनकी ना तो सर्वाइवल ज्यादा होगी, ना उनकी मैटिंग सक्सेस ज्यादा होगी, ना उनका लाइफ टाइम फिटनेस ज्यादा होगा। अर्थात सिंपल पॉइंट के अंदर कि जो करेक्टर फीमेल पसंद कर रही है वही करेक्टर मेल में ज्यादा इवॉल्व हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं ये। इफ मोस्ट फीमेल्स प्रीफर लॉन्ग टेल, then males with long tails have the greatest mating success. Tails will evolve to an equilibrium that is longer than what maximize survival. जो सर्वाइवल को बढ़ा रही है उससे भी ज्यादा हो जाएगी टेल, भले ही अब सर्वाइवल घट जाए। तो ये हो गई बात इसके बारे में। अब सेक्सुअल सिलेक्शन का दूसरा टाइप, मेल कंपटीशन। पहला टाइप हमने क्या पढ़ा था? पहला टाइप हमने पढ़ा था फीमेल चॉइस। फीमेल के पास में चॉइस है कि वो किसी मेल का सेलेक्ट करे, तो उसमें तो मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व थे, उसे कहा इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रा सेक्सुअल सिलेक्शन की। इंट्रासेक्सुअल का मतलब होता है विद इन सेक्स सिलेक्शन। इसका मतलब होता है ओनली मेल्स आर इन्वॉल्व्ड। इसका मतलब होता है कि यहां पर मेल्स फाइट करते हैं एंड जो विनर होता है वो मैटिंग करता है ऑल फीमेल्स के साथ में। तो यहां फीमेल्स का तो कोई रोल ही नहीं है। देखो आप, यहां पर फीमेल ने डिसाइड नहीं किया है कि वो किसके साथ मैटिंग करेंगी। यहां पर मेल्स ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि कौन स्ट्रॉन्ग मेल है वही सबके साथ में मैटिंग करेगा। ये है हमारे पास मेल कंपटीशन। तो इसमें क्या होगा कि मेल्स के पास में अट्रैक्टिव फीचर नहीं होते। मेल्स डू नॉट हैव अट्रैक्टिव फीचर। पर मेल के पास में वेपन्स होते हैं। जैसे मेल्स हैव लॉन्ग हॉर्न्स, सींग होंगे, स्ट्रॉन्ग नेल्स, बड़े बड़े नाखून होंगे, स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगे स्ट्रॉन्ग। तो ये हुआ हमारे पास में मेल कंपटीशन का कॉन्सेप्ट, जहां पर सेक्सुअल सिलेक्शन तो काम कर रहा है पर यहां फीमेल की चॉइस काम नहीं कर रही है। ये मेल कंपटीशन होता है। देन उसके बाद में बैट्समैन का प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से समझेंगे। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।